हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप्स आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने पर्यावरण के अध्ययन के स्रोतों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारतीय परिदृश्य यानी कि इंडियन लैंडस्केल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। इसके तहत हम पहले इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हमारे पास आता है ज्योग्राफिकल लोकेशन। भारत जो है विभिन्न वनस्पतियों, मिट्टियों व जंतुओं का प्रदेश है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र अत्यंत विशाल है। इसके उत्तर पश्चिम एवं पूर्वी क्षेत्रों में हिमालय पर्वत श्रेणी विस्तृत रूप से फैली हुई है। भारत का दर्शनीय प्रायद्वीपीय पठार मुख्य रूप से पठारी क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य विस्तृत एवं उपजाऊ मैदानी भाग स्थित है। भारत को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 दक्षिण पठारीय क्षेत्र, नंबर 3 मध्यवर्ती मैदान, नंबर 4 तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र को हिमालय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके 4 प्रमुख श्रेणियां हैं: ट्रांस हिमालय क्षेत्र, बृहद हिमालयन क्षेत्र, लघु हिमालयन क्षेत्र और शिवालिक हिमालयन क्षेत्र। हिमालयन क्षेत्र में काराकोरम, सिपकिला, नाथुला, बोमडिला अनेक दर्रे भी आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दक्षिण पठारी क्षेत्र। भारत में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अनेक भागों में विभाजित है। इसके अंतर्गत मालवा, बैतूल, तेलंगाना का पठार, शिलांग का पठार, हजारीबाग व छोटा नागपुर पठार शामिल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मध्यवर्ती मैदान। भारत के मध्यवर्ती मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। यह मैदान जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। अंबाला के आसपास की भूमि इस मैदान में जल विभाजन का काम करती है, क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में तथा पश्चिम नदियां अरब सागर में गिरती है। धरातलीय विशिष्टता के आधार पर इन मैदानों को 4 भागों में बांटा जाता है: भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह। प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्व व पश्चिम भागों में 2 संक्रिय तटीय मैदान मिलते हैं, जिन्हें पूर्वी तटीय एवं पश्चिम तटीय मैदान कहा जाता है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन व निरपेक्षण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्र तक फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भाग में इसकी चौड़ाई और भी अधिक हो जाती है। तटवर्ती मैदान में चिल्का, कोलेरू एवं कुलिकट शामिल है। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर व पूर्वी की ओर है, जो सोम, चंबल नदियों की दिशा से स्पष्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेस्ट यानी कि जंगल। जो भारत है, भारत की समस्त जो भूमि है उसका या समस्त भूमि के 23% भाग पर वन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा और त्रिपुरा कुछ ऐसे गिने चुने राज्य हैं जहां वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। भारत में सबसे पहले 1894 में वन नीति का निर्माण हुआ, जिसका संशोधन 1952 और 1988 में हुआ। 1988 की संशोधन नीति वनों की सुरक्षा, संरक्षण तथा विकास पर जोर देती है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में 33% वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसके अनुसार मैदानी भागों में 20% और पर्वतीय भागों में 60% को वनाच्छित करने की आवश्यकता है। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर वनों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है: उष्णकटिबंधीय सदाहरित वर्ग। यह वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्य क्षेत्र पश्चिमी घाट
शिलांग पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। इन वनों में पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर से अधिक मिलती है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ मलोगली, आवनूस, चारूल, वांस, सिमकोना और गव्वर। गव्वर और सिमकोना पश्चिम घाट और अंडमान निकोबार में मिलते हैं। अंडमान निकोबार का 95% भाग इन्हीं वनों से ढका हुआ है। नेक्स्ट जो वन है हमारे पास वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। यह वन 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मुख्य क्षेत्र प्रायद्वीप के उत्तर पूर्व के पठार, शिवालिक श्रेणी, बावर खावर और तराई क्षेत्र। ये वन विशिष्ट मानसूनी वन होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ सागवान, शंकुआ, शीशम, आम, महुआ, जिफला व चंदन है। ये सभी पेड़ आर्थिक दृष्टिकोण से मूल्यवान है। सागवान, शंकुआ और शीशम की लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने के काम आती है। रेल की स्लीपर बनाने के लिए भी शंकुआ लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये वन 70 से 100 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ ऊंचे पेड़ों का अभाव होता है। शुष्क सीमांत पर ये वन कटीले वनों व झाड़ियों में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कटीले वन व झाड़ियाँ। गुजरात से लेकर राजस्थान व पंजाब तक ये वन पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये वन मध्य प्रदेश के इंदौर से लेकर आंध्र प्रदेश के करनूल तक गुच्छों में पाए जाते हैं। प्रमुख पेड़ व वृक्ष बबूल, खेर, खजूर, नागफली, कैक्टस आदि हैं। नेक्स्ट जो वन है वह है पर्वतीय वन। यह वन 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। यहाँ वृक्षों की लकड़ियाँ जो है मुलायम होती है। प्रमुख पेड़ है यहाँ के देवदार, सिल्वर फर और चीड़ का। नेक्स्ट है ज्वारीय वन। ये वन मुख्य रूप से उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ नदियों का ताज़ा जल समुद्री जल से मिलता है और दलदल भाग जो है बन जाता है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा आदि नदियों में ये वन पाए जाते हैं। प्रमुख पेड़ मदरों, सुंदरी, कैजुलिना, केवड़ा और वैगी है। ज्वारीय वन समुद्री कटावों को रोकते हैं तथा इनकी लकड़ियाँ जो है जल में सड़ती नहीं है। ये एक प्रकार का सदाहरित वन ही होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है हमारा सॉइल, मृदा। सॉइल एंड इट्स टाइप इन इंडिया। भारत में मृदा और उसके प्रकार। वनस्पति तथा कृषि दोनों के लिए अनिवार्य पदार्थ है मिट्टी। भारतीय भूदृश्य को निश्चित स्वरूप प्रदान करने में मिट्टी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसे विशाल देश में तापमान तथा जलवायु संबंधी दशाओं में बहुत भिन्नता पाई जाती है तथा इसके कारण मिट्टी में प्रादेशिक भिन्नता का पाया जाना स्वाभाविक है। भारत में मिट्टियों को प्रमुख 8 भागों में जो है बांटा जाता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे पहले हमारे पास। जलोढ़ मिट्टी देश के 40% भाग में तथा 15 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसमें रेत, गाद तथा मृत्तिका के भिन्न भिन्न अनुपात पाए जाते हैं। यह मिट्टी तटीय मैदानों और डेल्टाई प्रदेशों में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, प्राचीन जलोढ़ और नवीन जलोढ़। प्राचीन जलोढ़ में कंकड़ व कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और यह मिट्टी बादर प्रदेश में जो है पाई जाती है। नवीन जलोढ़ का क्षेत्र खादर प्रदेश है और यह मिट्टी हर साल बाढ़ द्वारा लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, अम्ल व कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास लाल मिट्टी। यह मिट्टी प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित होती है और भारी वर्षा वाले स्थानों में पाई जाती है। यह मिट्टी ऊंची भूमियों पर बाजरा, मूंगफली व आलू की खेती के लिए उपयुक्त है, जबकि निम्न भूमि पर इसमें चावल, लौंगी, तंबाकू तथा सब्जियों की खेती की जाती है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की प्रचुरता होती है,
परंतु कार्बनिक तत्व जैविक पदार्थ चूना व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगल मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी गीली होने पर चिकनी हो जाती है, जबकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की महत्व क्षमता होती है तथा शुष्क कृषि के लिए भी यह सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। इसमें कपास, मोटे अनाज, तिलहन, सूरजमुखी और खट्टे फल की जो कृषि है होती है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन व कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास लैटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण अधिक जल वाले क्षेत्रों में चूना व सिलिका के आपस में घुलने मिलने से होता है। यह मिट्टी क्रमिक रूप से झाड़ व चारागाह क्षेत्र में पाई जाती है तथा खाद डालने पर चावल, रागी व काजू की उपज इस मिट्टी से संभव है। इस मिट्टी में आयरन व एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है और नाइट्रोजन, पोटास व चूना तत्व की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास जंगली व पर्वतीय मिट्टी। जलवायु व पारिस्थितिकी के अनुसार इस मिट्टी में भिन्नता पाई जाती है। यह मिट्टी निर्माणाधीन मिट्टी होती है। इस मिट्टी में कृषि हेतु खाद डालने की आवश्यकता होती है। ऐसी मिट्टी वाले क्षेत्रों में चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि की खेती संभव है। इस प्रकार की मिट्टियों में पोटास, फास्फोरस तथा चूने की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारे पास शुष्क व मरुस्थलीय मिट्टी। इस तरह की मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी बाजरा, ज्वार जैसे मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है हमारे पास लवणीय व क्षारीय मिट्टी। सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण यह मिट्टी खारी व क्षारीय होती है तथा यह मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। इस मिट्टी के स्थानीय नाम है कलर, प्रकार, उष्ण, चापेन तथा रे। नेक्स्ट हमारे पास गीली व दलदली मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण अत्यधिक आर्द्रता तथा बड़ी मात्रा में कार्बनिक तत्वों के जमाव के कारण होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से तटीय प्रदेशों तथा जल जमाव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में घुलनशील लवणों की प्रचुरता होती है तथा फास्फोरस तथा पोटास की कमी होती है। गीली मिट्टी जो है धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जबकि दलदली मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सभी मिट्टियों में फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास की कमी होती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।